आपने कभी सोचा है पॉइंट का कोई साइज क्यों नहीं होता? एक लाइन को हम कितने आगे ले जा सकते हैं? या फिर जियोमेट्री में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हमने बिना प्रूफ के क्यों मान लिया है? इन सब सवालों का जवाब हमें मिलता है यूक्लिड्स की डेफिनेशन, एक्सॉम और पोस्टुलेट्स में। ये चैप्टर जियोमेट्री की एक फाउंडेशन रखता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स की दी जाने वाली डेफिनेशन, एक्सॉम और पोस्टुलेट्स को। तो यूक्लिड्स के टाइम में ग्रीक मैथमेटिशियंस मानते थे जियोमेट्री एक रियल वर्ल्ड का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। मतलब जो चीज़ें उन्होंने आसपास में देखी, जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट वहीं से डेवलप किए। जैसे मैं देखूं पॉइंट, लाइन, प्लेन, मतलब कोई भी सरफेस, ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से आए? भाई साहब, जो चीज़ें उन्होंने डे टू डे लाइफ में अपने आसपास देखी वहीं से इन सब के आइडियाज़ लगाए, इन सब के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। उन्होंने स्पेस और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करके जियोमेट्री में सॉलिड का इंट्रोडक्शन किया, सॉलिड का डेवलपमेंट किया। अब ये सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का एक शेप, एक साइज और एक पोजीशन होती है। और सॉलिड की पोजीशन को, लोकेशन को हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। अरे जैसे कि ये बॉटल हो गई, ये लकड़ी का बॉक्स हो गया, क्या है? ये सारे के सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री होती है ना, उसे हम बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं यार? सरफेस। अब देखना, सरफेस की थिकनेस नहीं होती, मतलब होती तो है लेकिन उससे बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है तो उसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। अब जो ये सरफेस है ना, एक बड़ी स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? कुछ समझ नहीं आया? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ। जैसे मानो एक ये कमरा है, पूरा खाली कमरा है, मतलब इसमें इस कमरे में स्पेस है। अब इस कमरे में अगर मैं एक लकड़ी का बॉक्स ले आऊँ तो जो ये लकड़ी के बॉक्स का सरफेस होगा, मतलब लकड़ी का बॉक्स होगा, उसका जो सरफेस होगा इस बड़ी स्पेस को दो स्पेस में डिवाइड कर देगा। एक तो इस बॉक्स के बाहर की स्पेस, एक इस बॉक्स के अंदर की स्पेस। तो कर दिया ना भाई साहब, इस सरफेस ने इस बड़े स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड। हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अब जो ये सरफेस है, मान लो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसको अगर मैं एक साइड से देखूं तो मुझे एक सरफेस मिल रहा है। सरफेस की जो बाउंड्री है वो या तो लाइन होगी या तो एक कर्व होगी। अगर सोचो एक मेरे पास सर्कल होता, सर्कल भी एक सरफेस होता है, ये भी एक सरफेस है। सर्कल की बाउंड्री क्या होती? कर्व होती। इसकी बाउंड्री क्या होती? लाइन होती। तो या तो किसी भी चीज़ की बाउंड्रीज, बाकी किसी भी सरफेस की बाउंड्री या तो कर्व मिलेगी या तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब जो ये स्ट्रेट लाइन होती है उसके जो एंड्स होते हैं ना, वो पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? पॉइंट होते हैं। ऐसे ही इसी तरीके से हमने जियोमेट्री के बेसिक स्ट्रक्चर को रखा है। मतलब भी अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले होता है पॉइंट, ये देखो पॉइंट होता है, फिर पॉइंट के बाद होती है लाइन, लाइन के बाद होता है सरफेस, और सरफेस के बाद होता है हमारा कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये हमारा क्यूबॉइड है। अब देखना ध्यान से, ये जो पॉइंट है इसकी डायमेंशंस नहीं है। डायमेंशंस मतलब कि इसकी ना लेंथ है, ना ब्रेथ है और ना इसकी हाइट है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसमें अभी तक कोई भी क्या नहीं थी? डायमेंशन नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये बन गई, ये मिल गई मुझे एक लाइन। लाइन की लेंथ होती है, 1D ऑब्जेक्ट होता है लाइन, लाइन की क्या होती है? सिर्फ लेंथ होती है। अगर इसको देखूँ मैं, इसमें दो डायमेंशन है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। अगर मैं इसको देखूँ, ये 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन हो यहाँ पे। लेंथ भी है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो यहाँ पे 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, देन 3 डायमेंशन, ऐसे इसका स्ट्रक्चर रखा गया। पॉइंट, लाइन, प्लेन और सरफेस। चलो यार, अब बारी आती है यूक्लिड्स की डेफिनेशंस की। देखो, यूक्लिड्स ने एक बुक बनाई थी एलिमेंट, तुम्हें पता है। उसमें कितने चैप्टर हैं? टोटल 13 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है ना, पहले चैप्टर में यूक्लिड्स ने टोटल 23 डेफिनेशंस दी थी, लेकिन हमें 23 डेफिनेशन नहीं, सिर्फ 7 पढ़नी है। 4 लिखी है, 3 और लिखूंगा। देखो पढ़ते हैं पहली डेफिनेशन, क्या बोलते हैं हमसे। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। सुनना ध्यान से, मतलब उन्होंने पॉइंट को डिफाइन करने का कोशिश किया है। तो पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पार्ट्स नहीं होते हैं या फिर पार्ट्स नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पार्ट्स नहीं होते हैं। सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन एक ऐसी लेंथ होती है, सुनना, लाइन एक ऐसी लेंथ होती है जिसकी ब्रेथ नहीं होती, जिसकी ब्रेथ नहीं होती। अच्छे से देखो तो ब्रेथ तो है, देख तो रही, लेकिन बहुत पतली है, बहुत छोटी है, इसलिए हम इसकी ब्रेथ को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो लाइन एक ऐसी लेंथ होती है जिसकी ब्रेथनेस नहीं होती, जिसकी ब्रेथनेस नहीं होती। थर्ड देखो, थर्ड वाली डेफिनेशन से पहले एक चीज़ बता दूँ, ये सारी जितनी भी डेफिनेशन है साथ की साथ सब तुम्हें याद होनी चाहिए। अरे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारी की सारी डेफिनेशन एक दूसरे से लिंक करा दूंगा मैं, और लिंक होती हैं। सुनना ध्यान से, अभी से ही कराते चलता हूँ। पॉइंट होता है, पॉइंट को हम जोड़ते जाएं, क्या मिल जाता है? लाइन मिल जाता है। यहाँ तक समझ आया ना? वेरी गुड। अब अगली को हम फिर से जोड़ेंगे।
देखो थर्ड डेफिनेशन क्या बोलता है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। जो लाइन होती है उसके जो एंड्स होते हैं वो बेसिकली पॉइंट होते हैं। अरे अभी तो बताया था लाइन बनती कैसे है, पॉइंट को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ तो हमारी एक लाइन बन जाती है। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ा और जब मैं लास्ट में पहुंचा तो लास्ट में मैंने क्या जोड़े थे, अरे पॉइंट्स ही तो जोड़े थे। तो सीधी सी बात है, जो हमारी लाइन है उसके जो एंड होंगे वो क्या होंगे, पॉइंट्स ही होंगे। तो यही तो थर्ड डेफिनेशन है। अरे हाँ ना बोल यार, वेरी गुड। अब फोर्थ डेफिनेशन देखो, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। कुछ नहीं है, जो भी मैंने बताया उसका ही थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, कन्वर्स कर दिया। हमें क्या चीज़ पता है, जब हम लाइन बनाते हैं तो वो कैसे बनती है, पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के लाइन बनती है। अब उसका ही उल्टा बोल दिया कि जो एक लाइन होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो एक ऐसी लाइन होती है जो अपने ऊपर पॉइंट्स को कंटेन करती है। सुनना ध्यान से, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जो अपने ऊपर पॉइंट्स को कंटेन करती है हर जगह। बस यही बोला है डेफिनेशन में, और कुछ नहीं बोला है। उसका ही कन्वर्स था ना यार, पॉइंट से जोड़ जोड़ के हम लाइन बनाते हैं, सीधी सी बात है। और जो एक लाइन होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो एक ऐसी लाइन होती है जिसकी हर जगह पे पॉइंट लाई करता है। बस यही लिखा है। चार डेफिनेशन हो गई, फोर्थ डेफिनेशन हो गई, फिफ्थ डेफिनेशन लिखते हैं। फिफ्थ डेफिनेशन लिख दिए, पढ़ते हैं, समझते हैं और फील करते हैं। चलो ध्यान से देखो, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस, मैंने दोनों चीज़ बनाई है। ये क्या बना दिया सर, जेल जैसा। अरे जेल नहीं है, वो सरफेस ही है। बताता हूँ कैसा, समझाता हूँ सब कुछ। एक जो सरफेस होता है वो लेंथ और ब्रेथ, मतलब सरफेस में लेंथ और ब्रेथ होती है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ सरफेस में होती है। फिफ्थ डेफिनेशन खत्म। सिक्स समझना, सिक्स वाली, द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन्स। जो एक सरफेस होता है उसकी जो एजेस होती हैं, मतलब उसके जो किनार होते हैं ना, किनॉट होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिकली वो लाइन्स होती हैं। ध्यान से देख लो, लाइन ही तो है, ठीक है। सिक्स्थ वाली हो गई। सेवन्थ समझना, सेवन्थ थोड़ी फोर्थ वाली डेफिनेशन के सिमिलर है। सुनो और समझो और पढ़ो। अ प्लेन सरफेस अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब इस वाली के लिए ये वाला थोड़ा सा सरफेस बनाया था मैंने। फोर्थ डेफिनेशन में क्या सीखा था हमने, जो एक लाइन होती है वो अपने ऊपर पॉइंट रखती है हर जगह पे, वो हर जगह पे अपने ऊपर पॉइंट रखती है। वैसे ही जो सरफेस होता है ना, सरफेस कैसे बनता है, सरफेस बनता है लाइन को जोड़ के। सुनना ध्यान से, जो सरफेस होता है वो पूरा का पूरा सरफेस अपने ऊपर स्ट्रेट लाइन रखता है, अपने ऊपर अपनी छाती पे ऐसे स्ट्रेट लाइन रखता है पूरा का पूरा सरफेस। या फिर ये समझ सकते हो कि भाई साहब सरफेस बनता कैसा है, जब मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन को 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 10 लाइन 50 लाइन 20 लाइन 100 लाइन को जोड़ते जाऊंगा तब जाके एक सरफेस बनेगा। तो यही हमारी सेवंथ डेफिनेशन बताती है। यहीं पे होती है हमारी डेफिनेशंस खत्म। और सुनना ध्यान से, डेफिनेशन खत्म हो गई, लेकिन कुछ बातें हमें सीखना ज़रूरी है। हमने फर्स्ट डेफिनेशन में सीखा था कि जो एक पॉइंट होता है उसका पार्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये पार्ट क्या होता है पता नहीं यार, इसके बारे में तो पता नहीं, मतलब पता है लेकिन डिफाइन तो किया नहीं गया है। सुनो, अगर मैं पार्ट को डिफाइन करने जाऊं, जब मैं पार्ट को डिफाइन करने गया, मतलब यूक्लिड्स ने पार्ट को भी डिफाइन किया कि भाई साहब एक नई टर्म मिली, पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पार्ट एक ऐसी चीज़ है जो एरिया कवर कर दी है, एरिया घेर दिया है। दैट पार्ट इज अ थिंग विच कवर्स एन एरिया या फिर विच ऑक्यूपाई एन एरिया। अब एक और नई टर्म मिल गई, मतलब एरिया क्या होता है। अब एरिया को फिर डिफाइन करने गए, फिर एक दूसरी नई टर्म मिल गई, फिर जो दूसरी टर्म आई उसको डिफाइन करने गए, तीसरी टर्म मिल गई। ऐसे करते करते नई टर्म आती जा रही थी, कुछ ना कुछ टर्म्स आती जा रही थी। इसलिए मैथमेटिशियंस ने सोचा भाई साहब हम इससे ज़्यादा इन चीज़ों को और डिफाइन नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ों को, कुछ टर्म्स को, कुछ वर्ड्स को उन्होंने अनडिफाइंड मान लिया। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट को उन्होंने अनडिफाइंड मान लिया। पॉइंट को ज़्यादातर हम लोग इमेजिनेशन से समझते हैं, उसकी ज़्यादा डेफिनेशन नहीं करते। वो डेफिनेशन पहली वाली है उतनी समझ लो, उसके आगे हम इसको डिफाइन नहीं करते। ठीक है कि भाई पॉइंट को हम इमेजिनेशन से कैसे समझते हैं, एक धप्पा लगा दो, एक डॉट लगा दो, वही हमारा पॉइंट होता है, यही बोलते हो। सेकंड में भी ऐसा ही हुआ था। हमने जब सेकंड लाइन को डिफाइन किया था, वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दो नए वर्ड्स मिल गए थे, दो नई टर्म्स मिल गई थी। अब लेंथ और ब्रेथ को फिर डिफाइन करने जाओ, फिर कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी। इसलिए उन्होंने लाइन को भी छोड़ दिया। लाइन भी हम इमेजिनेशन से समझते हैं, एक सीधी डंडी खींच दो वो लाइन होती है। ऐसे ही प्लेन भी हमारा डायरेक्ट प्लेन होता है। भाई साहब ये तीनों चीज़ जियोमेट्री की फाउंडेशंस रखती हैं, पॉइंट, लाइन और प्लेन। इन चीज़ों को हमने अनडिफाइंड छोड़ दिया, बस हम इनको इमेजिनेशन में सीखते हैं, इमेजिनेशन में समझते हैं। अब यार यूक्लिड्स के डेफिनेशन देने के बाद कुछ बातें ऐसी थी जो बड़ी ही ऑब्वियस सी थी, जिन्हें हमने बिना प्रूफ के मान लिया। मतलब यूक्लिड्स ने बिना प्रूफ के मान लिया था। जैसे कि एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें कि
सूरज ईस्ट से उगता है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत है? अरे नहीं भाई साहब, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियस सी बात है, हम मान लेते हैं, ऐसे यूक्लिड्स ने भी मान ली। तो डेफिनेशन क्या होता है और बातें क्या होती है, समझ आ गया ना? डेफिनेशन मतलब क्या? डेफिनेशन में हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, जैसे कि पॉइंट को डिफाइन करा था। अब बातें क्या होती? अरे कॉमन सेंस ही बात है, अब भी सूरज उगता है ईस्ट से, ये होती बातें। अब ऐसी कई बातें थी जिन्हें हमने बिना प्रूफ के मान लिया, और जो ये बातें हैं वो बातें ही एक्सॉम्स और पोस्टुलेट्स हैं। फिर से सुन ले, वो बातें ही एक्सॉम्स और पोस्टुलेट्स हैं। एक्सॉम पोस्टुलेट्स कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं जो हमने मान ली। अब एक्सॉम्स वो बातें हैं जो सिर्फ नहीं, जो पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं या मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल होती हैं। एक्सॉम्स पूरे मैथमेटिक्स के लिए होते हैं, वहाँ पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं। और पोस्टुलेट्स वो बातें हैं जो सिर्फ जियोमेट्री में होती हैं या फिर जियोमेट्री में यूज़ होती हैं। टोटल 7 एग्जाम्स पढ़ने हैं हमें। कुछ एग्जाम्स लिखे हैं, मतलब 3 एग्जाम लिखे हैं, 4 और लिखूंगा। पढ़ते हैं फटाफट से और समझते हैं। पहली एग्जाम क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझना। ये डब्बा इस डिब्बे के इक्वल है, ठीक है भाई साहब, ऐसा दिया गया है। ये डब्बा इस डिब्बे के इक्वल, और ये वाला डब्बा भी इसके इक्वल। तो अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ और अच्छे से लगाओगे तो तुम सोच पाओगे, अगर ये इसके इक्वल है और ये वाला भी इसके इक्वल है तो ये आजू बाजू वाले डिब्बे भी आपस में इक्वल होंगे। अरे हाँ ना बोल यार। तो यही तो हमारी पहली डेफिनेशन है कि भाई साहब थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। चीज़ें वो चीज़ें जो एक पर्टिकुलर चीज़ के इक्वल हैं तो वो चीज़ें आपस में भी इक्वल होंगी। अरे हाँ ना बोल यार। सेकंड डेफिनेशन देख, समझाऊंगा अच्छे से। द इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स if the equals are added to equals the wholes are equal। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सब कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। 2 चीज़ें हैं, ध्यान से देखो, आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल चीज़ है। अगर मैं ऐसी ही 2 चीज़ें और लाऊँ, ये देखना जरा ध्यान से, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, अलग अलग ब्रांड के हैं, अच्छे से देख लो। ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, दोनों इक्वल। अब इन दोनों इस इक्वल चीज़ में, ये पहली इक्वल चीज़ में मैं किसी दूसरी इक्वल चीज़ को जोड़ दूंगा तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा ना भाई साहब वो भी आपस में इक्वल होगा। अरे हाँ ना बोल यार। बस यही तो सेकंड डेफिनेशन है कि भाई साहब तो इक्वल चीज़ में इक्वल चीज़ को जोड़ो, इक्वल चीज़ को जोड़ो, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इक्वल आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। सुनना ध्यान से, फिर से इन्हीं एग्जांपल को लेते हैं। मान लो एक पेयर है, ये भी एक पेयर है। अब ये दोनों पेयर, अब तुम ध्यान से देखोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब इन दोनों एग्जैक्ट चीज़ों में से मैं, सेम चीज़ों में से, इक्वल चीज़ों में से मैं अगर इक्वल चीज़ ड्रॉप कर दूं या इक्वल चीज़ हटा दूं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी मुझे इक्वल मिलेगा। अरे हाँ ना बोल यार। तो यही तो हमारी लास्ट डेफिनेशन थी। क्या समझ आ गई? बिल्कुल। अब लिखते हैं फोर्थ डेफिनेशन। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। समझना ध्यान से। मेरे पास एक हाथ है, मतलब है तो मेरे पास दोनों हाथ है, लेकिन ये एक हाथ है, ये दूसरा एक हाथ है। इस हाथ के ऊपर मैं अपना दूसरा हाथ ऐसे लेके आऊँ और बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट चिपका दूँ। मतलब मैंने क्या किया, मैंने दोनों हाथों को कोइंसाइड कर दिया। कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है, एक हाथ हो या एक किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से कवर कर दें और वो पूरा कवर हो जाए, उसे हम बोलते हैं कोइंसाइड। तो अगर 2 चीज़ें कोइंसाइड हो गई हैं, तो वो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। अरे हाँ ना बोल यार। जैसे एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल कोइंसाइड हो गए तो वो दोनों सर्कल आपस में इक्वल होंगे। यही हमारी 5th डेफिनेशन बोलती है। 6th डेफिनेशन क्या है? सॉरी 4th डेफिनेशन है ना। अब 5th डेफिनेशन पे आते हैं। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल देखो। एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा लग रहा है ना, पिज़्ज़ा, हाँ पिज़्ज़ा ही है। देखो जो एक पिज़्ज़ा होता है, जो पूरा फुल पिज़्ज़ा होता है, वो हमेशा एक पिज़्ज़ा के बड़े से बड़े या छोटे से छोटे पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। फिर से सुन ले, पूरा पिज़्ज़ा किसी भी पार्ट से बड़ा होगा। यही इसमें लिखा है कि द होल थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। देखो यार 6th डेफिनेशन क्या बोलती है हमसे, पढ़ते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कुछ समझ नहीं आया, बताता हूँ। देखो मान लो आपसे बोला गया x y के इक्वल है, ठीक है भाई साहब। अब x का दोगुना कितना होता है? 2x। y का दोगुना कितना होता है? 2y। अगर x और y आपस में इक्वल है तो 2x और 2y भी इक्वल हो जाएंगे। यही तो हमारी डेफिनेशन बोल रही है कि भाई साहब थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। जब 2 चीज़ें आपस में इक्वल हैं
तो उनके दुगने भी आपस में इक्वल होंगे। यही चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। सेवंथ एग्जाम, डेफिनेशन बोल रहा हूँ यार मैं बार बार, एग्जाम है ना, कई बार कंफ्यूज होता हूँ मैं भी। चलो एग्जाम, लास्ट एग्जाम क्या है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अरे वो ये बस उल्टा कर दिया। मान लो अगर आपसे बोला जाए एक्स वाई के इक्वल है तो इनका आधा आधा, तो इनका आधा आधा भी आपस में इक्वल होगा। अरे हाँ ना बोल यार। बस भाई साहब एग्जाम्स खत्म, अब पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। देखो पहली पोस्टुलेट्स क्या बोलती है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब कि देखो किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। सीधी सी बात है, मतलब स्टेटमेंट है, एक बात ही तो है, तो हाँ भाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रूफ करने वाली बात नहीं है। एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, यही तो हमारी पहली पोस्टुलेट है। सेकंड क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। अगर मेरे पास वही, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, रुकी हुई लाइन है। अगर मैं चाहूँ तो इसके एक के नोट को मैं और आगे ले जा सकता हूँ, मतलब एक बाजू को और आगे तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, इस वाली को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। सीधी सी बात है, कर ही सकता हूँ, उसमें कोई आपके हाथ थोड़ी पकड़ लेगा, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड पोस्टुलेट खत्म हो गई। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, ओके, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। भाई साहब कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक सेंटर ले लो, कोई भी एक रेडियस ले लो। जैसे ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक रेडियस ले ली, इतनी बड़ी रेडियस ले ली, या फिर इतनी बड़ी ले ली, या फिर उतनी बड़ी ले ली, कितनी भी बड़ी रेडियस ले लो और सर्कल ड्रॉ कर दो, कहीं भी ड्रॉ कर दो। यहाँ पे पॉइंट लेके ये रेडियस ले लो, एक ही सर्कल ड्रॉ कर दो, ऐसा कुछ कर ही सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्थ क्या बोलती है हमारी पोस्टुलेट्स, 5 होती, 4 लिखी, एक और कराऊंगा, उसको थोड़ा प्रूफ भी कर सकते हैं, मतलब प्रूफ नहीं, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बताऊंगा। क्या है हमारी फोर्थ पोस्टुलेट्स, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी दुनिया में जितने भी राइट एंगल्स होते हैं सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं और बेसिकली सारे 90 डिग्री भी होते हैं। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने एक राइट एंगल लिया, इतना बड़ा राइट एंगल बन रहा है, देखो ये देखो और ये देखो, राइट एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये हमें पता है 90 डिग्री का होता है। अगर मैं एक छोटा सा राइट एंगल लूँ, मान लो ये एक राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर मैं ऐसा एक बड़ा सा राइट एंगल लूँ तो ये भी एक 90 डिग्री का होगा, मतलब सारे 90 डिग्री हैं तो सारे आपस में इक्वल होंगे। अरे सीधी सी बात है। चलो भाई साहब लास्ट पोस्टुलेट्स पे आ गए हैं, मतलब फिफ्थ पोस्टुलेट्स पे आ गए हैं। देखो ये पोस्टुलेट्स थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है, लेकिन यार आसान बहुत है, मैं समझाऊंगा तो बहुत ही आसान लगने वाली है, तो फटाफट से पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं पोस्टुलेट्स में, थोड़ा पीछे से पढ़ूंगा, मुझसे आसानी रहेगी पढ़ने में। देखो, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meets on the same side of on which the sum of angle is less than टू राइट एंगल, मतलब 180। देखो मैं समझा दूंगा आसान भाषा में, प्रॉपर समझ जाएगा, ध्यान से देखना। अगर दो लाइन पे, दो स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, अगर दो स्ट्रेट लाइन पे कोई स्ट्रेट लाइन पे कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन आके गिरती है, ठीक है, तो जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा, 180 से कम होगा जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम, वहाँ पे लिखा है टू राइट एंगल्स, मतलब 90 बेसिकली 180 होता है। तो जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा, ये दोनों की दोनों लाइन उसी साइड मीट करेंगे। मतलब इन दोनों लाइन को अगर मैं प्रोड्यूस करूँगा, ये मैंने प्रोड्यूस किया है, इन दोनों को अगर मैं प्रोड्यूस करूँगा तो किस साइड मिलेंगी, ये लाइन उसी साइड मिलेंगी जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा। इतना ही, बस इतना ही तो बता रही है, इतनी बड़ी सी पोस्टुलेट्स मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। तो चलो पोस्टुलेट्स और एग्जाम्स बहुत पढ़ ली, अब पढ़ते हैं थ्योरम। थ्योरम लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं होता। थ्योरम क्या होता है बताता हूँ पहले। थ्योरम भी एक टाइप की बातें ही हैं, जैसे हमारे एग्जाम और पोस्टुलेट्स कुछ बातें थी, वैसे ही थ्योरम भी एक बात ही है, एक स्टेटमेंट ही है, लेकिन इस बात को, इस स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, एग्जाम और पोस्टुलेट्स की हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम पोस्टुलेट्स क्या थे, वो भी बातें थी लेकिन उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, वो सत्य वचन थे, वो ऑब्वियस सी बात थी। लेकिन थ्योरम भी बातें ही हैं, लेकिन इसको हम प्रूव कर सकते हैं एग्जाम और पोस्टुलेट से, या फिर किसी पुरानी थ्योरम से। जैसे कि 5 थ्योरम है, ऐसे लगातार 5 थ्योरम है, तो जो 5वीं थ्योरम है उसको मैं पहली थ्योरम से प्रूव कर सकता हूँ, अगर वो प्रूफ हो सकती है तो, इसे ही हम बोलते हैं थ्योरम। अब देखो हमने एक पोस्टुलेट्स पढ़ी थी, सबसे पहली पोस्टुलेट थी, एक और एग्जाम बता रहा हूँ स्पेशल टाइप की। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उससे हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे।
एक हमने पोस्टुलेट पढ़ी थी, पोस्टुलेट 1, कि किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक तुम लाइन ड्रॉ कर सकते हो या हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से लाइन ले जा सकते हो वहाँ तक, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसी ही एक और एग्जाम है, रिलेटेड एग्जाम है इससे रिलेटेड, कि भाई साहब अगर आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास होगी, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके तुम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो पी और क्यू से, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या होती है और ये जो एग्जाम मैंने बताई उसको हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे सब बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब सुनना ज़रा, दो अलग अलग लाइनों में, दो डिफरेंट लाइनों में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो कैसी होती हैं लाइंस, या तो दो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है भाई साहब, दो लाइन पैरेलल हुई, इनमें तो कभी ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो कोई पॉइंट कॉमन होने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब ये दोनों लाइन ऐसी इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, जब इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, ये एक जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को टच करेंगी, मतलब इन दोनों में एक ही पॉइंट है, एक ही कॉमन पॉइंट है। अब इस एक कॉमन पॉइंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता किन्हीं भी दो डिफरेंट लाइन में, ये हमारी थ्योरम बोलती है। अब इसे हम प्रूव करेंगे क्योंकि थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है। अब कैसे करेंगे, जब भी मैंने एग्जाम बताई थी ना कि भाई साहब दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, इससे ही हम इसे प्रूव करेंगे। चलो बताता हूँ, मैंने लिख दिया है, हिंदी में बता दूंगा सबको सॉल्यूशन करके। देखो मान लेते हैं, पहले एज्यूम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सच्ची है, एज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं, लेट वी हैव टू कॉमन पॉइंट्स P एंड Q इन टू डिस्टिंक्ट लाइन L एंड M। L और M दो लाइन है, दो लाइन है L और M, इन दोनों में दो कॉमन पॉइंट हैं P और Q, मतलब P L में भी है, M में भी है, Q L में भी है, M में भी है, दोनों लाइनों में दो कॉमन पॉइंट हैं, दोनों लाइन में, ठीक है भाई साहब, P और Q। अब लेकिन अगर तुम सोचो दो लाइनों में दो कॉमन पॉइंट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना यार, क्योंकि मुझे पता है दो डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होती है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। बट वी ऑल्सो नो दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि भाई साहब अगर दो अलग अलग पॉइंट है, इनसे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। लेकिन अभी हमने जो एज्यूम किया था कि भाई साहब एल में भी दो कॉमन पॉइंट है, मतलब एल और एम दोनों में दो अलग अलग कॉमन पॉइंट है, मतलब कि एल जो है वो पी क्यू से भी जा रही है और एम है वो भी पी क्यू से जा रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, पी क्यू से तो सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, या फिर एल चली जाए या तो एम चली जाए। लेकिन यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही, गलत हो रही है, कि जो हमने एज्यूम किया था वो हमारी एग्जाम से कट रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है एक दूसरे से, ठीक है भाई साहब, लड़ रहा है मतलब कि ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था, जो हमने माना तो वो शायद गलत माना है। तो ये थर्ड लाइन क्या लिखी है, ओके, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अकर ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने माना कि भाई साहब एल और एम में दो अलग अलग लाइनों में दो अलग अलग कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, ये जो हमने एजम किया था वो गलत है, इसलिए ही ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। देयरफॉर, तो ये प्रूव हो गया। देयरफॉर लिख के ये लिख देना वापस से थ्योरम, देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट। इसलिए ही तो, अरे भैया इसलिए ही तो दो लाइनों में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट हो सकता है। बस भाई साहब बहुत आसान था, नहीं रियली आसान तो था, लेकिन थोड़ा सा मतलब दिमाग को झोंकने वाला है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने वाला है। एक बार और वापस से रिवाइंड कर लो थ्योरम को, मज़ा आ जाएगा, सीख जाओगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर सच में पसंद आई, वीडियो को क्या करना है यार, लाइक शेयर कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।